हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं सैम्पलिंग मेथड्स के बारे में, एंड सैम्पलिंग मेथड्स में ही हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स के सैम्पलिंग मेथड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में हमने कोटा सैम्पलिंग ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। एंड अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हो तो उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक मेथड का एक दूसरा सैम्पलिंग मेथड पढ़ेंगे, जो कि है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो देखते हैं कि स्नोबॉल सैम्पलिंग हम कैसे करते हैं और स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होती है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, स्नोबॉल यानी कि स्नो की एक बॉल, ठीक है। तो जब आप बॉल को ऐसे डालते हैं तो जो बॉल को आपने ऐसे डाला तो जो स्नो लैंड पे पड़ी होगी उस स्नो को भी बॉल अपने आप में लपेटता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं स्नो बॉल सैम्पलिंग, है ना। जैसे कि जब हमने बॉल को डाला और वो बॉल दूसरी स्नो को, मतलब जो बर्फ है, बर्फ को अपने में लपेटता हुआ चला जा रहा है। इसका मतलब क्या है, उस बॉल ने एक चेन बना ली, है ना। स्नो की एक क्या बनाई, चेन बनाई। इसी तरीके से जब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में हमें एक रिस्पोंडेंट, जब हमें हमारा सैंपल मिल जाता है, सपोज एक इंडिविजुअल हमें हमारे सैंपल के लिए मिला, तो उसी इंडिविजुअल से हम अपने दूसरे सैंपल तक पहुंचते हैं, यानी वो इंडिविजुअल उस सैंपल तक हमें पहुंचाता है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी स्नोबॉल सैम्पलिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसे ही होती है, जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्नोबॉल सैम्पलिंग इज चूजन द पार्टिसिपेंट्स टू फाइंड मोर पार्टिसिपेंट्स फॉर मेकिंग सैंपल ग्रुप। यानी जो स्नोबॉल सैम्पलिंग है वो एक पार्टिसिपेंट, सपोज रिसर्चर को एक पार्टिसिपेंट मिल गया और उस पार्टिसिपेंट से रिसर्चर दूसरे पार्टिसिपेंट्स तक पहुंचता है। ये होता है हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग के अंदर। दूसरा पॉइंट ये कहता है, रिसर्चर यूज दिस सैम्पलिंग टेक्निक वेयर पार्टिसिपेंट्स आर डिफिकल्ट टू लोकेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी रिसर्चर स्नोबॉल सैम्पलिंग तभी करता है जब रिसर्चर को जो पार्टिसिपेंट्स यानी कि जो सैंपल है उसकी रिसर्च में, उस सैंपल तक वो आसानी से नहीं पहुंच पाता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है सैंपल तक पहुंचना, तब हम स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं। देन इट वर्क्स एज अ चेन सिस्टम। ये चेन की तरह काम करता जाता है। जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल बताती हूँ ड्रग एडिक्ट्स का। सपोज कोई रिसर्चर है, उसकी स्टडी ड्रग एडिक्ट्स के ऊपर है, यानी कि जो ड्रग्स लेते हैं। तो अब सपोज हमें ऐसे पता नहीं चलेगा कि कौन ड्रग लेता है, कौन ड्रग नहीं लेता है। सपोज कि हमें एक इंसान कोई मिल गया, एक इंडिविजुअल है, एक सैंपल मिल गया जो ड्रग एडिक्टेड है, तो वो ड्रग एडिक्टेड इंडिविजुअल दूसरे ड्रग एडिक्टेड तक हमें पहुंचाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग ऐसे ही होती है। तो आई होप आपको स्नोबॉल सैम्पलिंग इजीली समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट पर्पसिव सैम्पलिंग। पर्पसिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। और जब हम बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की, तब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की हमने कंडीशंस पढ़ी थी, वो सारी की सारी कंडीशंस आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स के अंदर आ जाएंगे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, क्योंकि जैसे कि जब हमने बात की स्नोबॉल सैम्पलिंग की या कोटा सैम्पलिंग की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हम रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ना ही हम स्नोबॉल सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन करेंगे अपने सैंपल को लेते हुए, ना ही हम कोटा सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन करेंगे, और ना ही हम पर्पसिव सैम्पलिंग में रैंडमाइजेशन करेंगे। मतलब ये है कि जो भी सैम्पलिंग मेथड्स हमारे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के अंदर आएंगे, वहां पे हम रैंडमाइजेशन नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग की। तो पर्पसिव सैम्पलिंग का दूसरा नाम है जजमेंटल सैम्पलिंग। देन पर्पसिव सैम्पलिंग का मतलब क्या है, रिसर्चर अपने जो भी रिसर्चर के सैंपल होते हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इन द स्टडी, वो रिसर्च के पर्पस को ध्यान में रखते हुए सेलेक्ट किए जाते हैं। यानी वैसे पार्टिसिपेंट रिसर्चर सेलेक्ट करेगा जो रिसर्चर को जैसी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर जो
वो पार्टिसिपेंट वैसी इंफॉर्मेशन रिसर्चर को दे पा रहा है तो रिसर्चर उनको अपनी स्टडी में एज अ सैंपल चूज कर लेता है। जैसे पॉइंट लिखा हुआ है, रिसर्चर सेलेक्ट दोज पार्टिसिपेंट्स हु विल प्रोवाइड रिचेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी रिसर्चर सिर्फ उन्हीं पार्टिसिपेंट्स को अपनी स्टडी में सेलेक्ट करेगा जो उनकी रिसर्च की इंफॉर्मेशन, मतलब कि अच्छी इंफॉर्मेशन रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर को पहला पॉइंट ये कहता है कि रिसर्चर सेलेक्ट दोज पार्टिसिपेंट्स हु विल प्रोवाइड द रिचेस्ट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो पार्टिसिपेंट है अगर जो वो अच्छी इंफॉर्मेशन दे पा रहा है तभी रिसर्चर उनको अपनी स्टडी में लेता है। और पर्पसिव सैम्पलिंग में यही होता है कि जो पार्टिसिपेंट रिचेस्ट इंफॉर्मेशन दे पाता है उसी को एज अ सैंपल हम चूज कर लेते हैं, वहां पे हम किसी भी तरीके का रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं। देन है आपका a purposive is one which arbitrarily selected because there is a good evidence that is very good representative of the population, यानी कि यहाँ पे आर्बिट्ररी सिलेक्टेड का मतलब हम कोई भी रैंडमाइजेशन नहीं करते हैं सैंपल को चूज करते वक्त। जैसे एग्जांपल लेती हूँ तब आपको आसानी से समझ में आएगा। सपोज कि कोई स्टडी है जो कि स्पेशल बच्चों के पर, स्पेशल चिल्ड्रन पे की जा रही है। स्पेशल चिल्ड्रन पे हमें कोई स्टडी करनी है, सपोज कि हमें ऑटिज्म पे स्टडी करनी है, ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर हमें स्टडी करनी है। तो जब हम ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ऊपर स्टडी करेंगे तो हमारा पर्पस कौन से बच्चे फुलफिल करेंगे? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन, यानी कि हमें सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन ऑटिस्टिक चिल्ड्रन से ही मिल सकती है। और किसी केस में और किसी ले लें तो वो ऑटिस्टिक बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑटिस्टिक स्टूडेंट ही या ऑटिस्टिक चिल्ड्रन ही अच्छी इंफॉर्मेशन हमें दे पाएंगे जो हमारे स्टडी के लिए वैलिड होगी। तो ये हमारी किस में जाएगी? ऑटिस्टिक चिल्ड्रन के ऊपर अगर जब स्टडी करनी है तो वहां पे जो हम सैम्पलिंग मेथड का चूज करेंगे वो क्या होगा? हमारा पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड का होगा। जैसे कि जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट एंड इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ ऑर्फन एंड नॉन ऑर्फन चिल्ड्रन, तो वहां पे भी ऑर्फन क्या है, हम और सिर्फ अपनी इंफॉर्मेशन को लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन बच्चों के पास जाएंगे, है ना। तो क्योंकि वो जो हमारी स्टडी मांग रही है वो सिर्फ ऑर्फन बच्चे ही दे पाएंगे, तो वहां पे भी हमने कौन सा सैम्पलिंग मेथड का यूज किया था? पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड का यूज किया था। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि रिसर्चर उन्हीं पार्टिसिपेंट को अपनी स्टडी में लेता है जो रिचेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाए, है ना। ऑटिस्टिक बच्चों के ऊपर अगर जो हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के पास जाएंगे क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे ही हमारी स्टडी को पर्पस को फुलफिल कर सकेंगे, है ना। और इसको जजमेंटल सैम्पलिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि रिसर्चर अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड जजमेंटल सैम्पलिंग। तो ये है आपकी की पर्पसिव सैम्पलिंग। आई होप आपको पर्पसिव सैम्पलिंग समझ में इजिली आई होगी। देन हम बात कर लेते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग की या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग की। तो उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊं, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ। कन्वीनियंस सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जहाँ पे रिसर्चर अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी सुविधा के अनुसार अपने सैंपल को ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर जो सपोज कि कोई स्ट्रीट चिल्ड्रन है या रिसर्च फॉर ये स्ट्रीट चिल्ड्रन भी छोड़ दीजिए, अगर जो रिसर्चर सपोज कहीं जा रहा है और उसको रास्ते में या कहीं भी कोई ऐसी चीज मिल गई जो उसके रिसर्च के लिए जरूरी है या कोई ऐसा सैंपल मिल गया जो उसको अच्छी इंफॉर्मेशन दे सकता है, जो उसके रिसर्च के लिए है, तो क्या करेगा रिसर्चर तुरंत का तुरंत वहीं पे अपने सैंपल को ले लेता है ना। या जो भी उसने जो स्टडी की जो क्वेश्चन करवा रहा है, भरवा रहा है या कुछ भी करवा रहा है, तो वो तुरंत का तुरंत वहां से अपने रिस्पोंडेंट को ले लेता है। तो ये क्या हुई? कन्वीनियंस सैम्पलिंग हुई, यानी रिसर्चर अपनी सुविधा के अनुसार जब अपने रिस्पोंडेंट या सैंपल को लेता है तो वो हमारी होती है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग वो है जब अचानक से हम कहीं जा रहे हैं और हमें अपना सैंपल मिल जाए, तो वो हमारी होगी एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ही एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं, लेकिन आप अलग अलग नाम याद रखिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहीं पे आपकी जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की टेक्निक है वो खत्म हो गई हैं। आई होप आपको प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इजी समझ में आई होंगी। अगर जो कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन है
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सैम्पलिंग से रिलेटेड आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले आप उनको लगाइए। ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस को डालिए, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।